Hello dear friends, today we are going to discuss second part of ESR spectroscopy. ESR spectroscopy की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको मैं बता दूं। तो ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी केवल वही मॉलिक्यूल शो करते हैं या वही मॉलिक्यूलर सिस्टम शो करते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपके पास H1 C13 P31 F19 वाले जो न्यूक्लियस होते हैं उनके लिए आई न्यूक्लियर क्वांटम नंबर वैल्यू हाफ होती है। N14 H2 के लिए आई की वैल्यू 1 होती है। इनके लिए सिलेक्शन रूल काम करेंगे डेल एम एस। स्पिन का जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का जो चेंज है वो ±1 रहना चाहिए और जो आपके पास न्यूक्लियर क्वांटम नंबर आई के लिए जो मल्टीप्लिसिटी का जो चेंज आना चाहिए वो 0 होना चाहिए। इस बात का क्या मतलब है, ये जब मैं आपको स्पेक्ट्रा बनाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 2ni+1, जहाँ पर n इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। आई आपको पता ही है, ये आपको ऊपर लिखा है आपके पास। तो अभी मैं सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ समझनी पड़ेगी, इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। ये NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड भी है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ आपको। CH3 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 CH2 Cl और आपके पास CH3 CH2 और OH, कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल हो गए। और आपके पास CH3 CH2 COO CH2 CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं आपके पास। इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स वो होते हैं जिनका एनवायरनमेंट एक जैसा होता है। ऐसे प्रोटॉन जिनका एनवायरनमेंट एक जैसा होता है वो इक्विवेलेंट, और जिनका एनवायरनमेंट अलग अलग होता है वो नॉन इक्विवेलेंट होते हैं। इन्वायरमेंट कैसे चेक करते हैं वो समझते हैं। जैसे ये CH4 है तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 प्रोटॉन है। प्रोटॉन बोलने का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन H1 से है। H1 आपको पता है कि प्रोटॉन है, प्रोटियम है। और आपके पास यहाँ पर देखो तो इस प्रोटॉन से जुड़ा कार्बन 3H से जुड़ा है, इससे भी और इससे भी। सारे प्रोटॉन एक जैसे हैं, एक ही इन्वायरमेंट के हैं। तो वैसे दिखने के तो 4 प्रोटॉन है लेकिन ये 1 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। NMR में इसका एक ही सिग्नल आता है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ NMR सिग्नल्स होते हैं। यहाँ पर ESR स्पेक्ट्रा या सिग्नल कैसे देखते हैं वो अभी यहाँ समझेंगे। फिलहाल ये 1 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। इसमें 3 प्रोटॉन एक जैसे इन्वायरमेंट के, 3 एक जैसे इन्वायरमेंट के, और इन दोनों का इन्वायरमेंट भी एक जैसा ही है। तो ये भी 1 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है इसमें। और अगर हम यहाँ बोले, ये मेरे वन ऑफ माय फेवरेट एग्जांपल है। इस प्रोटॉन से जुड़ा कार्बन 2H और एक CH2Cl से। इस प्रोटॉन से जुड़ा कार्बन भी 2H और एक CH2Cl। इस प्रोटॉन से जुड़ा कार्बन भी 2H और एक CH2Cl से जुड़ा है। इन तीनों का एनवायरनमेंट एक जैसा है और इन दोनों का एनवायरनमेंट भी एक जैसा है, लेकिन इनका एनवायरनमेंट इनसे अलग है क्योंकि इस वाले से Cl जुड़ा हुआ है जबकि इससे ऐसा कुछ भी नहीं जुड़ा है। तो यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। और इसके जब हम सिग्नल की बात करें तो यहाँ पर 2 सिग्नल दे देगा ये NMR में। ये साथ में तो बात में बताएगी ये कि इसकी वजह से आएगा, इन तीनों की वजह से एक सिग्नल और इन दोनों की वजह से एक सिग्नल। यहाँ पर देखें तो एक, इन दोनों का एनवायरनमेंट एक जैसा और एक है। 3 इक्विवेलेंट प्रोटॉन 3 सिग्नल देगा। अगर हम यहाँ बात करें तो ये तीनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसे, 1 2, फिर ये तीनों एक जैसे और ये दोनों का एक जैसा। तो अगर बात करूँ तो ये भी CH3 ये भी CH3 है, लेकिन इन दोनों का एनवायरनमेंट अलग है। क्यों? क्योंकि इसके इधर CH2 है, इसके इधर भी CH2 है, बट इसके इधर CO है, इसके इधर O है। तो इन दोनों का एनवायरनमेंट अलग अलग है। तो एक सिग्नल इसकी वजह से, एक सिग्नल इसकी वजह से, एक सिग्नल इसकी वजह से, एक सिग्नल एक इसकी वजह से, ये सब एक अलग अलग टाइप के भी हैं। तो यहाँ पर 4 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, 4 सिग्नल आएंगे। इसको देखें तो एक, इन तीनों प्रोटॉन की वजह से एक सिग्नल और इन तीनों प्रोटॉन की वजह से एक सिग्नल, तो 2 सिग्नल। लेकिन CH3 तो एक होना चाहिए था, बट इसके अंदर CO है, इसके अंदर O है, तो इनके एनवायरनमेंट्स अलग अलग है। तो ये 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है और इनके 2 NMR सिग्नल आएंगे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। फिलहाल आपको NMR समझने की जरूरत नहीं है, आपको ये देखना है कि जिन प्रोटॉन्स का एनवायरनमेंट एक जैसा है वो इक्विवेलेंट है, और जिन प्रोटॉन का एनवायरनमेंट अलग अलग जैसा दिख रहा है 3D स्पेस में वो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। तो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स आप लोगों को समझ में आएंगे। अब इस यूनिट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, नेट में भी क्वेश्चंस आते हैं, उसे समझते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका आपको सिग्नल बनाना है ESR स्पेक्ट्रा ऑफ H1 हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का हमें ESR स्पेक्ट्रा बनाना है। तो ESR स्पेक्ट्रा हमें ड्रॉ करना है हाइड्रोजन एटम का। तो अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास आपको पता है सबके पास एक इलेक्ट्रॉन भी होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर ये 1 इक्विवेलेंट प्रोटॉन, एक ही प्रोटॉन है, एक ही जैसा एनवायरनमेंट है, 1 इक्विवेलेंट प्रोटॉन विथ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है। तो एक्चुअली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के इंटरेक्शन की वजह से स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, जबकि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में
केवल प्रोटॉन्स इक्विवेलेंट प्रोटॉन की वजह से होती थी, इलेक्ट्रॉन की वजह से कुछ नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के भी कॉम्बिनेशन की वजह से स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है और उसकी वजह से फर्दर स्प्लिटिंग वगैरह होती है। तो अभी हम यहाँ पर देखें तो इस प्रोटॉन के लिए हमें पता है आई की वैल्यू तो होती है हमारी हाफ, आई की वैल्यू आती है हमारे पास हाफ, क्योंकि हमें वहाँ पे पता है कि H1 वालों के लिए कि आई जो न्यूक्लियर क्वांटम नंबर आई है उसकी वैल्यू हाफ होती है। और यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसके स्पिन की बात करूँ तो ms इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ होता है, क्योंकि अनपेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है प्लस हाफ या माइनस हाफ, तो प्लस हाफ भी हो सकता है माइनस हाफ भी हो सकता है। और ms की वैल्यू समझ में आ गई होगी, आई पता चल गया आपको। हम यहाँ पर हम सिलेक्शन रूल के बारे में बात करते हैं। तो ये आपके पास एनर्जी लेवल है जहाँ पर एक प्रोटॉन है उसके एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये दो पार्ट में ब्रेक होता है, माइनस हाफ और प्लस हाफ, एक इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से। इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे रहेगा तो प्लस हाफ या माइनस हाफ इस तरीके से स्प्लिटिंग हो जाती है। और अगर हम यहाँ पर इन दोनों के बीच का गैप देखें तो इन दोनों के बीच का गैप प्लस हाफ में से माइनस हाफ माइनस करूँगा, प्लस हाफ माइनस माइनस हाफ, तो वो प्लस तो स्पिन इलेक्ट्रॉन के स्पिन से, तो इलेक्ट्रॉन के स्पिन का जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है आपके पास प्लस माइनस वन का। चाहे इससे इसको माइनस करोगे तो माइनस वन आएगा, इससे इसको माइनस करोगे तो प्लस वन आएगा। तो आप यहाँ पर इस सिलेक्शन रूल को ये फॉलो कर रहा है, जो मैंने बोला था स्पिन के लिए जो आना चाहिए प्लस माइनस वन का डिफरेंस आना चाहिए वो आ रहा है। अब फर्दर स्प्लिटिंग होती है, ये तो थी इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब बात करते हैं प्रोटॉन की वजह से। तो इक्विवेलेंट प्रोटॉन यहाँ पे हाइड्रोजन के पास एक ही है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ हाइपरफाइन स्प्लिटिंग। नंबर ऑफ हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कैलकुलेट करेंगे, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 2ni प्लस 1। तो 2ni प्लस 1 के लिए अगर हम बात करें तो 2 नंबर ऑफ ये प्रोटॉन कितने, एक ही प्रोटॉन है He है, और i की बात करें तो हाफ और प्लस 1 सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 ये 2, तो ये दो पार्ट में स्प्लिट होगा। तो ये भी ये वाला एनर्जी लेवल भी दो पार्ट में स्प्लिट होगा और ये वाला एनर्जी दो पार्ट में स्प्लिट होगा। तो हम दो पार्ट में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हाफ है तो प्लस हाफ माइनस हाफ, फिर से माइनस हाफ और ये प्लस हाफ, इस तरीके से हम स्प्लिट कर लेते हैं। और आपको पता है कि इनके लिए जो ये जो आया है वो आई की वजह से स्प्लिटिंग हुई है, आई की वजह से स्प्लिटिंग हुई है। तो आई वाले के लिए जो सिलेक्शन रूल चलता है, उनकी मल्टीप्लिसिटी का जो डिफरेंस चलता है वो जीरो आना चाहिए। तो यहाँ पर जब स्प्लिटिंग होती है या एक्साइटमेंट होते हैं तो ट्रांजिशन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो नहीं कह सकता मैं, प्रोटॉनिक ट्रांजिशन कह सकता हूँ, क्योंकि न्यूक्लियर क्वांटम नंबर पे बात चल रही है। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो क्योंकि जब मैं इससे इसका डिफरेंस देखूंगा तो हाफ माइनस हाफ तो भी जीरो आएगा, माइनस हाफ में से माइनस हाफ माइनस करूँगा तो भी जीरो ही आएगा। तो दो पार्ट से स्प्लिटिंग हुई है। तो यहाँ पर हम जब दो पार्ट में स्प्लिटिंग होती है तो इसके स्पेक्ट्रा ESR स्पेक्ट्रा बनाते हैं। तो डेल आई अपॉन आई, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी, और आपके पास यहाँ पर हम बात करते हैं जी वैल्यू लेते हैं, जी वैल्यू के बीच में ग्राफ खींचा जाता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कितने सिग्नल मिलेंगे, दो ट्रांजिशन दिख रहे हैं आपको, एक ये और दूसरा ट्रांजिशन ये। तो इन दो ट्रांजिशन की वजह से आपको दो सिग्नल बनाने होते हैं, इस तरीके से दो सिग्नल शो कर लेंगे। और ये H वाले का ESR स्पेक्ट्रा है, H वाले का ESR स्पेक्ट्रा इस तरीके से है। तो इस तरीके से ESR स्पेक्ट्रा हम ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी अभी तो आपने H के लिए देखा, अभी हम फर्दर और मॉलिक्यूल पे या और पे भी बात करते हैं। H2 रेडिकल पे, H2 रेडिकल तब बन सकता है, H2 रेडिकल तभी पॉसिबल है जब H2 मॉलिक्यूल है, दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो H2 रेडिकल है। इसका हमें ESR स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना है। तो ESR स्पेक्ट्रा ड्रॉ करने के लिए आपको पता है कि प्रोटॉन है, इसके लिए आई की वैल्यू होती है हाफ, और आपके पास किस किस की जरूरत पड़ती है, हमें बस इसी की जरूरत पड़ती है। बाकी आपको पता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स हैं वो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है वो दो हैं, इनकी वैल्यू 2 लगा के सॉल्व करेंगे। तो हम इसका ESR स्पेक्ट्रा बनाने जा रहे हैं, बहुत सिंपल सा है। आपको पता है कि इसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो प्लस हाफ और माइनस हाफ में ब्रेक होता है, तो माइनस हाफ एनर्जी लेवल के साथ और इलेक्ट्रॉन का स्पिन, ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से। अब इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन होगा प्रोटॉन के न्यूक्लियस वालों के साथ। तो न्यूक्लियस वालों के लिए अगर हम डिफरेंस देखें तो यहाँ पर जो ये ट्रांजिशन है ये इसकी वजह से ट्रांजिशन है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है, और डेल MS स्पिन है इलेक्ट्रॉन का। तो इनके बीच का डिफरेंस देख लेना, तो आप प्लस माइनस वन का ही चल रहा हो, चाहे इससे इसको माइनस करके देखो चाहे इससे इसको माइनस करके देखो, और ये सिलेक्शन रूल फॉलो होता है, स्पिन वाला सिलेक्शन रूल फॉलो होता है। बात करते हैं न्यूक्लियर वाले के लिए, प्रोटॉन न्यूक्लियर वालों के लिए या प्रोटॉन वालों के लिए। तो हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जब हम हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कैलकुलेट करते हैं तो हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2ni प्लस 1। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो है 2, तो 2 × 2 और आई की वैल्यू जो आती है प्रोटॉन की जो होती है हाफ और प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, 2 + 1 ये 3। तो आपको दिख रहा होगा ये 3 पार्ट में
है हाइपरफाइन स्प्लिटिंग, 3 फर्दर पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा जो कि कुछ इस तरीके से है, और ये भी 3 पार्ट में स्प्लिट करके लिए दिखा देंगे। और जब जब 3 लिख लेते हैं तो उनके लिए नंबर वैल्यू कैसे लिखनी होती है वो समझते हैं। तो वो लिखा जाता है 1 0 -1 0 1। ट्रांजिशंस की बात करें तो आपको पता है 1 से 1 में जाएगा तभी ये सेम रहने वाला है, 0 से 0 में ट्रांजिशन करेगा, 1 से 1 में ट्रांजिशन करेगा। तो एक इसकी वजह से सिग्नल, एक इसकी वजह से और एक इसकी वजह से। तो ये भी याद रखना होता है कि 1 0 -1 जब 3 पार्ट में टूटता है, 2 पार्ट में टूटता था तो प्लस हाफ माइनस हाफ के तरीके से तोड़ते हैं। तो 3 ट्रांजिशन है, और आप यहाँ पर देखो तो सिलेक्शन रूल फॉलो कर रहा होगा डेल एम आई, मतलब क्वांटम नंबर के लिए मल्टीप्लिसिटी का जो चेंज है 1 से 1 में माइनस करेंगे तो 0, 0 से 0 माइनस, -1 से -1 माइनस करेंगे 0। तो ये दूसरा वाला सिलेक्शन रूल भी फॉलो हो रहा है। अगर हम इसके सिग्नल के बारे में बात करें तो हम ग्राफ खींचते हैं, इंटेंसिटी कहलाई, और आपके पास जी वैल्यू के बीच में जी वैल्यू क्या है वो हम नोट्स में आपको क्लियर करवा देंगे। तो यहाँ पर 3 सिग्नल आते हैं, तो 3 सिग्नल कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं 1:2:1 के हिसाब से। 1:2 देखो, जब आपके पास एक सिग्नल बनाना हो तो इस तरीके से, 2 सिग्नल बनाने हो तो इस तरीके से, पास का ट्रायंगल की वजह से 1 1 और 1 उनको ऐड करेंगे तो 2, यहाँ पे 1 और 1, इन दोनों को ऐड करेंगे 3 3 1 1 1 3 4 4 3 और 3 6। तो ये आपके पास कुछ ट्रायंगल शेप में दिखता है। पास का मैं एक्सप्लेन किया था 1:1 में बनाया था मैंने पीछे वाला 2 सिग्नल, 3 सिग्नल 1:2:1 में बना लेंगे, 1:3:3:1 में बना लेंगे, 1:4:6:4:1 इस तरीके से हम सिग्नल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये समझ लेंगे। तो आपके पास H2 के लिए हो गया। अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम CH3 रेडिकल पर। तो CH3 रेडिकल के लिए डायरेक्ट भी पूछ सकता है CH3 रेडिकल का ESR स्पेक्ट्रा ड्रॉ करो, या आपके पास इस तरीके से भी पूछ सकता है, आपको खुद से भी एग्जांपल बनाना पड़ सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, रेडिकल है, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम विद 3 इक्विवेलेंट प्रोटॉन। 3 इक्विवेलेंट प्रोटॉन, वैसे तो एक ही प्रोटॉन है, 3 इक्विवेलेंट है, तो 3 प्रोटॉन से यहाँ पर 3 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। इस तरीके से आपको पता है प्रोटॉन के लिए आई की वैल्यू हाफ चलती है। अब यहाँ पर एक ही एम्पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो जो एनर्जी लेवल होंगे वो 2 पार्ट में टूटते हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ में। माइनस हाफ वाले को नीचे रखेंगे ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी के केस में। आप इनके स्पिन्स के बीच का डिफरेंस देख लेना, +-1 का ही चल रहा है। ये सिलेक्शन रूल फॉलो होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कैलकुलेट करते हैं, तो नंबर ऑफ हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कैलकुलेट करने का जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया है वो है 2ni+1। 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन से आपके पास 3, आई की वैल्यू है हाफ, +1 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 3 + 1 4। तो 4 पार्ट में ये फर्दर स्प्लिट होने वाला है। तो 4 पार्ट में स्प्लिट होगा तो हम कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, 4 पार्ट में कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन कर लेंगे। 3/2 1/2 -1/2 और -3/2 इस तरीके से, -3/2 -1/2। ये वैल्यूज भी आपको इस तरीके से याद रख सकते हैं, 1/2 और 3/2। 3/2 से 3/2 में जाएगा तभी आपके पास ये डिफरेंस 0 आने वाला है। 1/2 से 1/2 और -1/2 से -1/2, -3/2 से -3/2। अब हम इसका ग्राफ खींचते हैं, आपको बताएं इंटेंसिटी और आपके पास जी वैल्यू के बीच ग्राफ खींचा जाता है, और जी वैल्यू के 4 सिग्नल आए हैं, 1 2 3 4 लाइन्स आएंगी, और आपको पता है 1:3:3 और 1 के सिग्नल के अकॉर्डिंग इस तरीके से 1:3:3 पास्कल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इस तरीके से आप किसी भी सिस्टम का आप क्या कर सकते हैं, ESR स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ हाइपरफाइन स्प्लिटिंग वगैरह आई होगी। इससे रिलेटेड हम और भी कंपाउंड पे बात करेंगे। नेट में भी क्वेश्चन आता है, MSc के एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक फिलहाल के लिए जी लो अपनी जिंदगी। नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।